हाँ जी, नमस्कार स्टूडेंट्स। अपना एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है, जिसके तहत हमने जो इससे जो पहले का लेक्चर कंप्लीट किया वो था मौर्य वंश का। हमने अभिलेख ख़त्म किए थे अशोक के। अशोक का जो मैंने ख़त्म करवाया था, मैंने लास्ट में बताया था कि आपको कि जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके सेनापति किसने, पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और कौन से वंश की नींव रख दी, शुंग वंश की। ठीक है जी, यहाँ तक हमने शुरू कर लिया था अपना। अब हुआ क्या, मैंने आपको ये बताया था कि मतलब मौर्य जब खत्म होते हैं, इसकी जगह पर कौन, शुंग वंश आया था। कौन सा, शुंग वंश। शुंग वंश 185 BC में क्या कह दिया था, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है जी। और आप ये बताइए कि जब पुष्यमित्र शुंग शासक बनता है, ठीक है जी, शुंग वंश की उसने स्थापना कर दी बृहद्रथ को मारकर, ठीक है जी, तो उसको राजधानी कौन सी मिलती है उस समय पे, राजधानी कौन सी मिलती है उसको, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो आधुनिक क्या है, पटना है। इसकी स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। हर्यंक वंश के जो शासक था उदयन ने की थी जी। ठीक है, तो यहाँ तक अपना क्लियर था। अब एक बात आपको मैं क्लियर करवा दूँ यहाँ पर। अब आपने जो विदेशी यहाँ पर आके बसे थे, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी ISP के, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। ठीक है जी, ये भी आएंगे। और पैरेलल में इसके आप यहाँ पे देखोगे पाटलिपुत्र मगध में कौन है, शुंग वंश है। तो यानी कि आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि एक तरफ ये विदेशी यहाँ पर आकर बस जाते हैं और एक तरफ यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, फिर ये अपना शुंग वंश आ गया। तो ये क्या, अभी ये क्या चलेगा, इसका पैरेलल चलेगा। शुंग वंश के बाद अपना कौन सा आएगा, कण्व वंश आ जाएगा। फिर उसके बाद अपना सातवाहन वंश आ जाएगा। तो मतलब एक साइड से ये विदेशी आके बसना शुरू कर देंगे और एक साइड हमारा जो प्राचीन भारत के जो शासक खुद के हैं यहाँ पर, जो भारत के ही थे, वो वहाँ पर रह रहे होते हैं। तो आपस में इनका युद्ध वगैरह भी होते हैं। इन किस किस के समय पे किसका युद्ध होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी। तो आपने एक चीज़ माइंड में सेटअप रखनी है कि मौर्यों के बाद एक तरफ तो विदेशी आकर यहाँ पे बस रहे थे और एक तरफ यहाँ पे हमारे जो खुद के थे शासक पैरेलल वो चल रहे थे। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मौर्य उत्तर काल में मैंने लिखा है हिंद यमन, इंडो ग्रीक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडो ग्रीक। ठीक है जी। फिर शाक या सीथियन। ठीक है जी। शक और शुंग में कंफ्यूज नहीं होता, ये बार के हैं। हिंद, पार्थियन या पहलव, ये भी ध्यान में रखना है। और कुषाण वंश, ये चार हैं जो बाहर से आके यहाँ बसते हैं। और हमारे तो यहाँ पे अपने जो शासक है शुंग वंश, यानी कि अपना पुष्यमित्र शुंग उस टाइम पे शासक बना होता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। तो जो ये पहलव है इसका भी सुन लो ध्यान से। एक होता पल्लव वो दक्षिण भारत के शासक थे। पल्लव और पहलव में बहुत अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना आपने यहाँ पे। शाक में और शुंग में कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज को ध्यान में रखना है। एक है पहलव और एक है पल्लव। पल्लव तो हमारे जो दक्षिण भारत में, आप जब आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे आपको वो है, तब यहाँ पे आपने देखना होगा। ठीक है जी। और पहलव बाहर के आके बसे होंगे। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे सबसे पहले इंडो ग्रीक, ISP के मैंने समझाया। इंडो ग्रीक जिनको हिंद यमन भी बोलते हैं, यमन मतलब ग्रीक वहां से आने वाले और यहाँ पर आके बस गए, दोनों का सुमेलित रूप क्या हो गया, हिंद यमन बोलेंगे। इंडो ग्रीक यानी कि इंडो भी है, इंडियन भी हो गए वो, और ग्रीक भी हो गए, ग्रीक से आके बसे हैं। कहते हैं इनका क्षेत्र हिंदू कुश पर्वत के समीप का बैक्टीरिया था। आपने ये ध्यान में रखना है। कौन सा जी, बैक्टीरिया। मार्कर दिखाई दे रहा है आपको, ये ले लेते हैं आप। चलिए, कहते हैं इनका क्षेत्र कौन सा हो गया, हिंदू कुश पर्वत। क्या समझोगे आप, हिंदू कुश पर्वत यानी कि अपना अफगानिस्तान वाला एरिया हो गया, यहाँ आकर ये बस गए। ठीक है जी। कहते हैं इन्हें बैक्टीरियन भी कहते हैं। इस इलाके को क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया, और यहाँ पे रहने वाले को बैक्टीरियन बोलते हैं, शासक भी कहते हैं।
ठीक है जी, मान ली 2 बार। हिंद यवन का क्षेत्र कौन सा था, कौन सा, हिंदू कुश पर्वत के पास, बैक्टीरिया, उस जगह का नाम क्या है, बैक्टीरिया रखा इन्होंने। ये ग्रीक वर्ड है, और जो ये आके बसे इनको खुद को क्या बोला जाता है, बैक्टीरियन बोला जाता है। ठीक है जी। 200 ईसा पूर्व में बैक्टीरियाई ग्रीकों द्वारा आक्रमण होने शुरू हुए, जिसे सीथियन जनजाति ने हराया था। ठीक है जी, इनको किसने हरा दिया, सीथियन जनजाति ने हराया। मिलेंडर लिखा है यहाँ पे, मिलेंडर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मिनेंडर, मिनांडर जिसको बोलते हैं, मिनेंडर जिसको बोलते हैं, मिनेंडर आएगा यहाँ पर। 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व सबसे विख्यात शासक हुआ है, जिसने बाद में नागसेन की शिक्षा से बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मिनेंडर के प्रश्नों को मिलहंदपनों में संकलित किया गया है। ये तीन बातें याद रखो, नागसेन, मिनांडर और मिलहंदपनो। मिलहंदपनो क्या है, पुस्तक का नाम है, लिखी किसने, नागसेन ने लिखी है। और इसके अंदर है क्या, मिनेंडर और नागसेन के बीच जो वार्तालाप होती है उसे उसने कहाँ पे लिखा है, कहाँ पर, मिलहंदपनों में। ये पुस्तक का नाम है और ये आता भी होता है एग्जाम में, कई बार मैचिंग में डाल देते हैं या फिर आपको सीधा सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं। मिलहंदपनो किसके द्वारा लिखी गई है, नागसेन के द्वारा। इसके अंदर है क्या, जो बाहरी आक्रमणकारी था कौन, मिनेंडर, उसके बीच में उसके साथ जो वार्तालाप हुई थी उसके बारे में है। और मिनेंडर ने नागसेन के प्रभाव में आकर कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम इंडो ग्रीक ने जारी किया था और संभवतः वे प्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले शासक थे, जिसमें सिक्कों का उनके राजाओं से सीधा संबंध देखा जा सकता था। इससे पहले जब मैंने आपको करवाया था ना सिक्कों के बारे में, भी मौर्य वंश की सिक्कों के जो सोने के थे वो सिर्फ राजकीय कामों के लिए होते थे, राजकीय थे सिर्फ। ठीक है जी, लेकिन अब ये जो इन्होंने पहली बार इन्होंने सिक्के किए ये सबके लिए थे, आम जनता के लिए भी, सबके लिए सेम ही थे। आप इस बात को याद रखोगे। भारत में सोने के सिक्के का सर्वप्रथम किसने, भाई इंडो ग्रीक ने जारी किया और संभवतः वे प्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले शासक थे, जिसमें सिक्कों का उनके राजाओं से सीधा संबंध देखा जा सकता है। मतलब कि उनके सिक्कों के ऊपर राजाओं की क्या है, आकृतियां बनाई जाती हैं, उस राजा की आकृति बनाई जाती है जिसने वो जारी करवाया होगा। तो राजा का और सिक्का का आपसी संबंध दिखा दिया गया, भी किस काल के हैं, किस राजा के समय के हैं, तो उससे संबंध है उसका। ओके। इन्होंने हेलेनिस्टिक कला की विशेषता को लेकर आए, जिसके जरिए गंधार कला शैली का विकास हुआ। अब ये हेलेनिस्टिक क्या है, ये एक यूनानी शब्द है जिसको हम क्या, गंधार शैली, जो हमारे यहाँ पे जो काले रंग की जो मूर्तियां बनाई गई महात्मा बुद्ध की, उसे क्या बोलते हैं, गंधार शैली बोलते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखोगे। और ये गंधार शैली किसके टाइम पे आ गई थी, हमारे हिंद यवन के टाइम पे यहाँ पे आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, डायोडोरस ये शासक है यहाँ पे, यूथिडीमस और डेमेट्रिस, ये 3 शासकों के बारे में हमें पढ़ना है। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्कों और स्वर्ण सिक्के जारी किए। लेख वाले मतलब सिक्के के ऊपर लेख लिखवाया, इस राजा का सिक्का है इसके बारे में लिखवाया, यानी कि सिक्के के ऊपर कुछ लिखा हुआ अंकित। ठीक है जी, उससे पहले हमारे तो पंचमार्क होते थे, है ना, तो लिखावट यानी कि लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ किसके जरिए, इन्होंने इंडो ग्रीक ने, याद रखना है इस बात का। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र सुंग के समय हुआ था, याद रहेगा आपको। कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो कोरिलेट, सोचो जरा। हमारे यहाँ पे अपने कौन थे, पहले मौर्य काल चल रहा था, जिसमें अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था मौर्य वंश का। उसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने कर दी और सुंग वंश की स्थापना कर दी। और पुष्यमित्र सुंग के टाइम पे ही पहला क्या है, यवन आक्रमण होता है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। पैरेलल चलानी, यहाँ के शासक जो भारतीय मूल के थे वो भी एक साइड चल रहे हैं और ये जो विदेशी आके यहाँ बस गए हैं वो भी एक साइड पे चल रहे हैं। इसको कोरिलेट कर लेना, बड़ा कंफ्यूजन होता है वरना सीक्वेंस बैठा नहीं पाओगे, वरना आप देख लेना इस चीज को। आगे डेमेट्रियस की बात करते हैं। मैंने आपको बताया ये यूनानी शासक थे, यवन शासक थे।
इसने 183 ईसा पूर्व में हिंदू क्षेत्र को पार करके सिंध व पंजाब को जीत लिया और साकल और सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। इस बात को ध्यान में रखना, इंडो ग्रीक की राजधानी कौन सी? सियालकोट। किसने बनाया? डेमेट्रियस ने बनाया। डेमेट्रियस यानी कि इंडो ग्रीक एक शासक का नाम था जी। कब? 183 ईसा पूर्व में, याद रखोगे। और 185 में इसने पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। इसमें डेमेट्रियस ने पंजाब की साकल में डेमेट्रियस वंश की स्थापना की। समझ रहे हो? एक तरफ हमारा पाटलिपुत्र पे पुष्यमित्र शुंग वंश चल रहा है, दूसरा ये डेमेट्रियस, ठीक है जी। इसने क्या 183 में यहाँ पे आक्रमण किया, पुष्यमित्र शुंग से हार जाता है और पंजाब वाले इलाके में क्या करता है? एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे क्या बोलता है? डेमेट्रियस। और राजधानी कौन सी? साकल, सियालकोट जिसको बोलते हैं, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। इसने यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों के सिक्के चलाए और भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की। इसने यूनानी लिपि में भी और खरोष्टी लिपि में भी सिक्के चलाता है, ठीक है जी। और भारतीयों के राजा की उपाधि धारण करता है। ये खरोष्टी लिपि और जो लिपि के बारे में सुन के आपको कुछ याद आया? अशोक के अभिलेख। कौन सी भाषा में? प्राकृत या फिर अर्धमागधी भाषा में। लिपि कितनी? 4 लिपि। कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरेमाइक। और पाकिस्तान में जितने भी उसके अभिलेख शाहबाज और मानसेरा जो मिला है वो कौन सी भाषा का? खरोष्टी। ख से खराब, ख से पाकिस्तान, याद रख लेना। बाकी भारत में जितने मिले वो सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में है। तो ये थोड़ा सा मैं एडिशनल कल वाला रिवाइज करवा दिया मैंने आपको। आगे बढ़े जी, चलो आगे बढ़ते हैं। मिनांडर के बारे में सुन लेते हैं। कहते इस वंश का, कौन से वंश का? इंडो ग्रीक का, हिंद यवन का। राजधानी कौन सी? सियालकोट। प्रथम शासक डेमेट्रियस, जिसने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग से हार गया और डेमेट्रियस वंश की क्या कर दी? उसने स्थापना कर दी थी। याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। मिनांडर के देखते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। यह बौद्ध साहित्य में मिलंद के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है जी। नागसेन, मिलहंद पुनः पुस्तक, किसकी वार्तालाप? नागसेन की और मिनांडर की वार्तालाप। और नागसेन से प्रभावित होकर कौन सा धर्म अपनाया था मिनांडर ने? कौन सा? बौद्ध धर्म। और आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे मिनांडर किस वंश का था या कहाँ का था, तो आप क्या बोलोगे? हिंद यवन का था और उसमें डेमेट्रियस वंश का वो शासक था, ऐसे बोलोगे इस चीज को आप। आगे बढ़े। कहते इसके बारे में जानकारी पाली ग्रंथ, और भाषा कौन सी है उस ग्रंथ की? ये भी तो देखो जरा। पाली ग्रंथ से प्राप्त होती है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन से हुए वाद विवाद के बाद इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसकी मृत्यु के समय इसका पुत्र स्ट्रेटो प्रथम, अब इसका मिनांडर का बेटा कौन था? स्ट्रेटो प्रथम अल्प वयस्क था। अल्प मतलब छोटी उम्र का था। अंत इसकी पत्नी अपने पुत्र की संरक्षणा बनी स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के चलाए थे। इस बात को ध्यान में रखना। संरक्षिका मतलब जैसे आप अकबर को याद कर लो, अकबर का संरक्षण बैरम खां था, उसी तरह से अभी ये छोटा था, इसीलिए कौन? स्ट्रेटो प्रथम किसका बेटा था? मिनांडर का था। याद रखोगे इस तरह से। और इसकी माता इसकी क्या बनती? संरक्षिका बनती है और इस वंश को आगे चलाती है ना। और इसने जो ये स्ट्रेटो प्रथम था, इसने सिक्के किसके चलाए थे? किसके? शीशे के सिक्के चलाए थे। याद रखोगे। ऐसा एक भारतीय राजवंश भी हुआ है जिसने शीशे के सिक्के चलाए हैं, बताओ कौन सा? सातवाहन वंश। वेरी गुड, सातवाहन वंश। याद रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। कहते यूक्रेटिस, इनके नाम ऐसे ही मिलेंगे आपको क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है। यूक्रेटाइस, इसने भारत के कुछ हिस्सों को जीता और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। मतलब स्ट्रेटो के बाद हम मतलब मेन अगर हम पढ़े तो यही पढ़ेंगे। इसने तक्षशिला को राजधानी बनाया था। तक्षशिला महाजनपद के काल में मैंने आपको पढ़ाया था किसकी राजधानी थी? गांधार की। आचार्य कौन थे यहाँ के जो प्रसिद्ध हैं? कौन से? चाणक्य, विष्णु, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वो, और बाद में उसके प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ जी। इसमें यूक्रेटिस ने तक्षशिला में यूक्रेटिस वंश की स्थापना की, ठीक है जी।
इस वंश के शासक अंतियाल ने अपना राजदूत कौन, हेलियोडोटस को शुंग राजा भागरवत के दरबार में मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजता है। एक बात सुनो, यहां पे देखो, डेमेट्रियस कुछ भी लिख लो, डेमेट्रियस, और ये है अपना इंडो ग्रीक, और इधर हमारा चल रहा है शुंग वंश। डेमेट्रियस के टाइम पे इसका पुष्यमित्र शुंग से क्या होता है, युद्ध, पुष्यमित्र शुंग से युद्ध होता है, और ये युद्ध 183 बीसी में होता है, और ये हार जाता है। इसी वंश का एक शासक बन के आया, कौन बन के आया भाई, क्या बोलोगे, अंतियाल। और इधर से ये भी तो बढ़ेगा ना, अब ये थोड़ी ना पुष्यमित्र शुंग बैठा रहेगा, इसकी तो मौत हो जाएगी। इसके समय पे यहाँ पे कौन था, भागवत था, कौन, शुंग वंश का शासक। समझ रहे इस बात को, कोरिलेट कर पाना। इसने क्या किया, अंतियाल ने एक राजदूत, अपना एक राजदूत, किसका नाम, क्या नाम था, हेलियोडोटस को किसके दरबार में भेजता है, शुंग राजा भागवत के दरबार में भेजता है। हेलियोडोटस भागवत धर्म, विष्णु भगवान से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया, और इस धर्म को सम्मान में विदिशा बेसन नगर में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है। सुनो भाई, इसके बारे में एक बात सुनो ध्यान से। अंतियाल ने अपना एक राजदूत भेजा, ठीक है जी, हम पढ़ रहे इंडो ग्रीक, उसमें एक अंतियाल नाम का शासक था, ठीक है जी, यूक्राइट वंश का था ये। इसने एक अपना राजदूत भेजा किसके दरबार में, उस समय पे कौन सा वंश चल रहा था, शुंग वंश चल रहा था, और उसका शासक कौन था उस समय पे, भागवत था। भागवत के दरबार में भेजा, ये वहां पे जाता है, ये बेसिकली तो ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको क्या, कौन से धर्म की शिक्षा दे दी जाती है, विष्णु धर्म की। और बाद में जब इसको पता लगता है कि मैं जिस धर्म की शिक्षा लेने आया हूँ वो तो मुझे शिक्षा मिली ही नहीं, तो ये भागवत धर्म को भी अपना लेता है। और याद रखना, ये जो शुंग वंश है, ये पूरा जो पुष्यमित्र शुंग ने जिसकी स्थापना की थी, ये पूरा के पूरा कट्टर ब्राह्मण थे। हाँ जी, शुंग वंश कौन थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वंश के थे ये। और इसने ही क्या की थी, 2 राजधानियां बनाई थी अपने, एक तो पाटलिपुत्र इसको मिली थी भद्रथ की हत्या करके, दूसरे इसने मध्य प्रदेश में विदिशा बेसन नगर जिसको बोलते उसको बना लिया था। बेसिकली ये क्या था, वहां का ही वसनीक था, कहाँ का, मध्य प्रदेश के विदिशा का वसनीक था। ये गैर क्षत्रिय भी कहलाया, उस गैर क्षेत्रीय बोलेंगे इसको, कि ये पाटलिपुत्र में शासक बना भद्रथ की हत्या करके, लेकिन बेसिकली ये उस क्षेत्र का नहीं था। ये किस क्षेत्र का था, मध्य प्रदेश के बेसन नगर का या फिर विदिशा का था। इस चीज को याद रखना, ओके जी। चलो, और ये जो हेलियोडोटस ने जब भागवत धर्म अपना लिया था, इसने क्या किया था, एक अपना अभिलेख गरुड़ ध्वज बनवाया था, और ये एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है किसी विदेशी राजदूत का। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब याद रख लेना, हेलियोडोटस ने कौन से धर्म, भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। भागवत धर्म मतलब विष्णु भगवान की। आगे बढ़े, हाँ जी। अब ये यूनानी जो हमारे साथ इतना इनका संपर्क रहा, ठीक है जी, इसका विशेषता क्या है ये देखें हम। कहते ये यवन से आकर भारत में बस गए, अंत इन्हें हिंद यूनानी कहते हैं। ये यूनान से यानी कि यवन जगह से आए थे। यूनान में कौन सी जगह, यवन से आए थे, वहां से आके बसे, तो इन्हें हिंद यवन भी कहते हैं। इन्हें काली मिर्च बहुत पसंद थी, ठीक है जी, फेवरेट थी इनकी। अंत काली मिर्च को यमन प्रिय, यमन कौन हो गए, यवन, ये उनको यमन प्रिय कहा जाता है। भारत में पहली बार चित्रित सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाए थे। चित्रित मतलब सोने का सिक्का, उसके ऊपर चित्र बनाया गया ऐसे करके, जो भी चित्र, फूल बूटियां जो भी बनाया गया, ठीक है जी। यूनानियों ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय की गणना का प्रारंभ किया। तो इनका विशेष योगदान है, इस चीज को आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। किस किस चीज में, खगोल में, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में, मैथमेटिक्स में, और अपना टाइम की गणना में इन्होंने क्या किया था, हमारी मदद की थी। यहाँ पे ये लेकर आए थे इस चीज को, हमने इनसे सीखा है, इस चीज को भूलना नहीं है आपने। आगे अगला वंश पढ़ते हैं।
अपना कौन सा हो चुका है, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक को भूलना मत, इस चीज को जैसे मैंने सीक्वेंस में याद कराया वैसे ही याद रखना, ठीक है जी। आगे देखते हैं इनके बारे में। ये क्या कहते हैं, शक शासक या साक्सीथियन वंश 90 बीसी में, 90 बीसी के समय कहते शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। इन्हें यूची, सूची नहीं यूची, यूची वंश कबीला था, एक यूची वंश का कबीला था, वालों ने मध्य एशिया से भगा दिया। शक राजाओं को क्षत्रप भी कहा जाता है। ये भारत में आकर 5 जगह बसे थे, कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। सुनो भाई ध्यान से, ये अपना मध्य एशिया है, ठीक है जी। यहाँ से ये क्या है, यहाँ पर ये रहते थे, पहले यहाँ पे रहते थे, ठीक है जी। इनको एक कबीला था, कौन सा, यूची, यूची। इन्होंने क्या, इनको मार मार के भगा दिया। तो इनके 5 ग्रुप, 5 कबीले आए इस तरह से। एक तो कहाँ बस गया अपना, कंधार, कंधार यहाँ पे, ठीक है जी। एक तक्षशिला, एक कंधार में, कंधार में बसा, एक तक्षशिला में बस गया, कौन, शक। और जो अगला था कौन सा, तीसरा ग्रुप आया मथुरा में, यहाँ पर यूपी में मथुरा में बस गया आके, मथुरा, ठीक है जी। चौथा अपना उज्जैन, मध्य प्रदेश में, उज्जैन में आके बस जाता है। और जो अपना 5वां है नासिक, महाराष्ट्र में, यहाँ पर नासिक। तो इस मैप को अपने माइंड में फिट करो पहले तो। जो शक थे मध्य एशिया से भागकर आए थे, इनको किसने भगाया था वहां से, यूची जाति के लोगों ने यहाँ से भगा दिया, यूची कबीले ने भगा दिया। 5 ग्रुप में ये आते हैं। पहला ग्रुप यहाँ पे आके कंधार में, एक ग्रुप तक्षशिला में, एक ग्रुप इनका मथुरा में, एक ग्रुप इनका उज्जैन में और एक ग्रुप इनका नासिक में आके बस जाता है, ठीक है जी। तो जो चेष्टिक यशोमती इसकी राजधानी नासिक का, जो मतलब छोड़ो इसको, यहाँ पे याद रखो बस आप कि नासिक में आके बस गए थे। तो हमारे लिए तो ये 2 फेमस रहेंगे, हम इनको डिटेल में करेंगे। और इसकी तो मतलब एक बार में पहले स्टार्टिंग में ये हार जाता है, ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये आपको माइंड में पिक्चर बना लेना अपने, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इंडिया का मैप देख लीजिए, यहाँ पे आपको बता ही दिया मैंने कि जो शक आए थे मध्य एशिया से भागकर आए थे, एक ने कंधार, एक ने ग्रुप तक्षशिला में, और एक अपना मथुरा में, एक अपना उज्जैन में, और एक अपना नासिक में आके बस जाता है। इस तरह से 1 2 3 4 और 5 ये यहाँ पे जगह पे आके लोकेट हो जाते हैं। कहाँ से, मध्य एशिया से भागकर आए, 5 जगह पे यहाँ पे बैठ गए। वहाँ किन्होंने भगाया इनको, यूची जाति वालों ने भगाया। और नाम क्या है इनका, शक है, या शक, शाक सीथियन भी इनको बोला जाता है। इस तरह से आपने ध्यान में रखना। और कब की बात है, 90 बीसी की। कब की बात है, 90 बीसी की। वापस हम 180 तक पहुंचने जा रहे हैं, धीरे धीरे इस चीज को ध्यान में रखना। आगे बढ़े। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था हम अपने भारत वाले पहले कर, मथुरा के राजुक शासक को, शासक का कौन था, मथुरा के राजुक शासक को मालवा के शासक ने 57 बीसी में पराजित कर दिया। जो मैंने बताया था ना आपको, मथुरा वाला साफ नहीं बना, इस मथुरा वाले को किसने हरा दिया, मालवा के शासक ने हरा दिया। कब, 57 बीसी में हरा दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। इस उपलक्ष्य में उसने 57 बीसी में क्या चलाया, विक्रम नामक विक्रमी संवत चलाया था। ठीक है जी, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ये देखिए, यहां देखो, मैंने आपको बताया था ये 5 है, 5 में से जो मथुरा वाले की बात करें, यहाँ पे मथुरा में जो आके बसा, इसमें क्या है, यहाँ इसको मालवा के शासक, किसके शासक, मालवा के शासक राजुक ने, मावला लिख दिया क्या, मालवा के शासक ने 57 बीसी में क्या कर दिया, इसको हरा दिया। इस यहाँ पे जो शक शासक जो भी था उस समय पे, इसको हरा दिया। और इसमें इसने कौन सी उपाधि धारण की, विक्रमादित्य।
विक्रमादित्य की उपाधि दी। और संवत कौन सा चलाया? विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। मैंने आपको जो इंडियन पॉलिटी कराया था उसमें आया था ना प्रियम्बल में, विक्रमी संवत 2006 में, है ना, प्रियम्बल को लागू किया था। तो इस तरह से आपने इस बात को ध्यान में रखना है। तो विक्रमी संवत स्टार्ट कब हुआ? 57 BC में स्टार्ट हुआ था, ठीक है जी। तो मतलब हमारा 1 AD जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के कौन 1 AD है उससे पहले यानी कि 57 में स्टार्ट हुआ। अगर आज की हम बात करें, अगर मैं बोलूँ आज कौन सा चल रहा है 2023, इसमें अगर मैं 57 क्या करूँगी प्लस करूँगी तो क्या आ जाएगा 8, तो 2080 विक्रमी संवत चल रहा है इस टाइम पे, विक्रमी संवत। अगर आपसे निकालने को पूछे तो इस तरह से आपने निकालना है। विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग आज का जो ये साल 2023 चल रहा है वो विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग 2080 चल रहा है। तो कैसे पता लगाया? आपको लग गया होगा इस चीज़ का। तो ठीक है जी, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो मालवा वाले की, मथुरा वाले की तो कहानी खत्म ही कर दी। किसने? मालवा के शासक ने। आगे चलते हैं, ये आएगी बात। कहते भारतीय संविधान का यह मूल कैलेंडर था किंतु 1957 में शक संवत को अपना लिया गया, ठीक है जी। उससे पहले संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में ना, मैंने बताया विक्रमी संवत उसमें डाला गया था। लेकिन फिर बाद में कौन सा शक संवत अपनाया गया? कब? 1957 में। ये क्वेश्चन 1 लाइनर का बनता है, इस चीज को ध्यान में रख लेना। नासिक का शासक नहपान ने सातवाहन शासक को हराया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। ये एक ही लाइन है भाई, ध्यान में रखना। अब मैंने आपको ये बताया था, देखो ध्यान से, मथुरा वाले की कहानी फिनिश हो चुकी है, उज्जैन वाले को अभी हमने छेड़ा नहीं है। ये उज्जैन वाला मतलब शक शासक है। और मैं बात करूँ नहपान कहाँ से? नासिक से। नहपान नासिक वाले, इसने, अब मेरी बात सुनो, अब देखो जरा, जब हमने इंडो ग्रीक किया था तो साथ में पैरेलल कौन चल रहा था? पुष्यमित्र, सुंग वंश भारत का। अब हमारा आ गया कौन सा? शक। तो यहां पे पैरेलल कौन चल रहा है? सातवाहन चल रहा है। सातवाहन, इसको याद रखोगे। मतलब कहने का कि जब मौर्य वंश की जो अंतिम शासक था बृहद्रथ था, जिसकी हत्या किसने कर दी? पुष्यमित्र सुंग ने कर दी और सुंग वंश की स्थापना कर दी। एक तो ये चलेगा, सुंग वंश चलता रहेगा, और साथ में जो विदेशी है कौन? इंडो ग्रीक, वो पैरेलल चल रहे थे। उसको आपने देख ही लिया, उसको पहले मैं करवा चुकी हूँ। अब क्या है दूसरा? अब दूसरा हम कौन सा कर रहे हैं? शक कर रहे हैं, जो विदेशी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सुंग वंश के बाद सातवाहन, कर्ण वंश भी आया और लेकिन उसके बाद सातवाहन। तो सातवाहन के साथ ये पैरेलल चलेंगे, देखना आगे। कहते हैं नासिक का शासक नहपान ने सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। इसने क्या किया? नहपान ने, जो नासिक का शासक था, शक शासक था, इसने किस पे आक्रमण किया? सातवाहन शासक पे क्या किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया लेकिन हार गया। इसकी जानकारी हमें नासिक के जोगलथंबी से मिले सिक्कों से मिलती है, ठीक है जी। वहां से जो जोगलथंबी से सिक्के मिले वहां से मिलती है। सबसे प्रतापी शक शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। अब यहाँ पे हम किसकी बात करें? रुद्रदामन की। और वो कहाँ पे? उज्जैन में। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक विशिष्टि पुत्र पुल्लुवामी आएगा यहाँ पे, पुल्लुवामी को पराजित कर दिया, ठीक है जी। रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र में प्राप्त गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। तो इस बात को आपने भूलना नहीं है। आगे बढ़े। हाँ जी, यह संस्कृत भाषा में लिखा भारत का पहला अभिलेख है। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। जो अपना रुद्रदामन है, शक शासक है उज्जैन का, उसका जो अभिलेख है कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। उससे क्या जानकारी मिलती है कि जो मौर्य जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने क्या है गुजरात में क्या बनवाया? एक सुदर्शन झील बनवाई थी,
ठीक है जी। और ये जो अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। इस चीज को आपने भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देता है। रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण यानी या फिर जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविक्षक द्वारा करवाया था। गुप्त शासक स्कंद गुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सबसे पहले बनाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, सरकारी खर्च के ऊपर। जीर्णोद्धार मतलब उसकी मुरम्मत किसने करवा दी थी? किसने? रुद्रदामन ने भी करवाई है, सुविक्षक अपने कर्मचारी से कह के, और गुप्त शासक स्कंद गुप्त ने भी करवाई है। 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने, याद रखोगे इस चीज को। पहला क्या? मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, ठीक है जी। शक शासक रुद्रदामन ने क्या किया? इसकी जीर्णोद्धार करवाया। गुप्त वंश का स्कंद गुप्त ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इस बात को आपने भूलना नहीं है। आगे बढ़े। ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप देवनागरी है। हिंदी संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस बात को आपने भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अंतिम शक शासक, अंतिम शक शासक कौन था? रुद्र सिंह थर्ड था, याद रखना। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया था और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चांदी के सिक्के चलाए थे। जब गुप्त वंश आएगा तब भी मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। तो आपको मेनली देखो 2 भारत से बाहर थे, तक्षशिला में और कंधार में, वो हमने पढ़ने नहीं है। मथुरा वाले की मालवा के शासक ने क्या कर दी? हत्या कर दी, खत्म ही कर दिया था। 2 बचे हमारे लिए, कौन कौन से? उज्जैन वाला और नासिक वाला, ठीक है जी। नासिक वाला का कौन सा? नहपान ने गौतमी पुत्र मतलब उस पर हमला किया था, उसके और हमले में वो क्या है? हार जाता है, ठीक है जी। और उज्जैन का कौन? रुद्रदामन एक प्रतापी शासक था। उसने मतलब उसके जो अभिलेख है जूनागढ़ वाला, उसमें क्या मिलता है कि यहाँ पर उसने एक सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और अंतिम शासक इसका कौन सा था? रुद्र सिंह थर्ड था। इस बात को आपने ध्यान में रखा है। शकों ने 78 ईस्वी में, अब ईसा पूर्व खत्म हो चुका है, ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहते हैं। जो शक संवत है 78 AD में स्टार्ट किया था। ये शक नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, ये इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। देखने में तो ऐसे लगेगा कि शकों ने स्टार्ट किया होगा, नहीं भाई, कुषाणों ने स्टार्ट किया था, लेकिन ज्यादातर यूज किसने कर लिया? इसका शकों ने किया था, इसलिए इसका नाम शक संवत पड़ जाता है ना। एक हैरानी की बात यहाँ पे। भारत में शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से लेकर 150 ईसा पूर्व में हुआ। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यह विशुद्ध रूप से संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ का, ठीक है जी। कौन सा शासक? रुद्रदामन। किस वंश का? शक शासक था ये। शक एक जाति कबीला था, कहां से भाग के आया था? मध्य एशिया से भाग के आया था। किसने भगा दिया? यूची जाति वालों ने भगाया था इनको। कितने कबीले? 5 कबीले भाग कर आए थे। कहां कहां बसे थे? गंधार में, तक्षशिला में, मथुरा में, उज्जैन में, नासिक में। याद करवाया मैंने आपको, इस तरह से याद रखना है इसको। आगे बढ़े। हाँ जी, इसके पूर्व के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखित हैं। पता ही आपको, इससे पहले के जितने भी अशोक के अभिलेख जो हमें मिले, कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में है। और अशोक ने भी जो अभिलेख लिखने की कला किससे ली थी, मतलब कि किससे प्रेरित हुआ था? दायर बाऊ से, दारा प्रथम से, ठीक है जी। तो इस तरह से चीजों को कोरिलेट करना आपने। आगे बढ़ते हैं। हिंद पार्थियन, पहलव। अब मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, पहलव और पल्लव में आपने कंफ्यूज नहीं होना। पल्लव, ठीक है जी, ये दक्षिण भारत का एक राजवंश था, ये यहाँ पर, ठीक है। ये मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी। और ये थे पहलव, ये विदेशी थे, यहाँ के बसे थे, यहाँ पे ऊपर की तरफ, पाकिस्तान जहाँ पे आज है, ठीक है जी। तो इस चीज को ध्यान में रखना। पढ़ते हैं इसको। कहते ये ईरान, फारस, पर्शिया के थे। बेसिकली कहाँ से थे? ईरान से, जिसको फारस भी बोलता है, पर्शिया भी बोला जाता है, जिसके कारण इन्हें पर्शियन भी बोला जाता है, ठीक है जी।
कहाँ से आए थे ये? ईरान से, फारस से, ठीक है जी। तो इन्हें क्या बोलते हैं? पर्शियन भी बोला जाता है, क्योंकि पर्शिया भी ईरान को ही बोलते हैं, और उसको फारस भी बोला जाता है, ईरान को। जिनका मूल निवास स्थान ईरान था, इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर, पेशावर को बनाया। समझ में आ रहा है? आधुनिक पाकिस्तान में क्या है? पेशावर नाम की जगह है, इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के संस्थापक कौन थे? मिथ्रेडेटस थे। कौन थे जी? मिथ्रेडेटस। ये बातें 3-4 हैं, इससे संबंधित वो याद रखना। कहाँ से आए थे, कहाँ बसे थे, राजधानी क्या थी, और प्रथम शासक कौन था इनका। कहते हैं इस वंश का सबसे योग्य शासक गोंदोफर्मिस, गोंदोफर्मिस भी बोलते, गंदोफर्मिस भी बोलते, आप जो भी आपको लगे सही याद कर लेना, ठीक है जी। टाइम पीरियड क्या है इसका? 20 से लेके 41 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व नहीं ईसवी थे, जिनका पाकिस्तान से तख्त ए बड़ी अभिलेख मिला है। यह खरोष्टी लिपि में मिला है। पाकिस्तान के जितने भी अभिलेख हैं वो किस भाषा में मिल रहे हैं? खरोष्टी में। याद रखना इस चीज को। इनके समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस, लिखा सेंट थॉमस, भारत आया था। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। इस बात को याद रखना कि कब यहाँ पे, जब पार्थियन लोग का बसाव था, कहाँ पर? पेशावर, जो पाकिस्तान वाला इलाका, वहां पर ये रह रहे थे। उस टाइम पे एक पुर्तगाली ईसाई प्रचारक आया था। सबसे पहले कौन सा ईसाई प्रचारक? पुर्तगाली आया था भाई। आगे बढ़ते हैं। ये मूलतः ईरान से थे और इन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में शकों को हराया। शक इनसे पहले आके बसे हुए थे, उनको हरा दिया था। जो कंधार और तक्षशिला वाले थे उनको हरा दिया था। गोंदोफोर्मिस के समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे। ठीक है जी। ये मध्य एशिया के चरवाहे थे। चरवाहे समझते हो क्या होता है? जो अपने जानवरों को चराने के लिए पहले एक जगह चले गए, वहां पे चराया, वहां की घास खत्म कर ली, फिर आगे चल पड़े, फिर दोबारा आगे चल पड़े, फिर आगे चले। चरवाहे चलते जाना, पशुओं को चराते रहना। ठीक है जी। तो समय पाके जो पीछे वाली जो घास वाला मैदान था फिर से हरा हो जाएगा। तो ये वो लोग थे। आगे बढ़े तो आप याद रख लेना, इसकी इनकी राजधानी मेनली पूछा जाता है प से पहला, पै से पुरुषपुर या फिर पेशावर, और प से पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में है। संस्थापक कौन थे? मिथ्रेडेटस थे। आए कहाँ से थे? ईरान से आए थे। और इनके समय पे ही पुर्तगाली ईसाई धर्म क्या आए थे? प्रचार करने यहाँ पे आए थे। याद रखना, सेंट थॉमस। ये देखिए जी, ये थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में। इन मतलब जो मैं आपको पढ़ाया मैंने, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, ठीक है जी, और कुषाण, इन चारों में से ज्यादा फेमस कौन सा, इंपॉर्टेंट कौन सा हमारे लिए? कुषाण वंश है। ये देख लीजिए, ये कनिष्क है, ये उसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, और ये उसका अंपायर देख लो आप, कितना अंपायर यानी कि कितना इलाका उसने कुषाण वंश के टाइम पे अपने कब्जे में था। ये चीज दिखाने के लिए मैंने आपको ये दिखाया है। कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं। कुडल कडफिसिस प्रथम और सेकंड ने 50 ईसा पूर्व से 28 साल तक शासन किया। इन्हें कनिष्क ने हराया। पेशावर इनकी प्रथम राजधानी थी और मथुरा इनकी दूसरी राजधानी थी। याद रखना भी, इनकी 2 राजधानियां कौन कौन सी? पेशावर, क्योंकि इससे पहले जो थे कौन से थे? पहलव थे, उनको हरा कर ये आगे यहाँ पर। और इनकी प्रथम राजधानी पेशावर थी और दूसरी क्या थी? मथुरा राजधानी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया। शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। लेकिन कनिष्क तो कुषाण वंश का था, लेकिन ज्यादा उपयोग किसने किया? शक शासकों ने किया था। इसी कारण क्या बन गया उसका? शक संवत नाम पड़ गया। कनिष्क ने कश्मीर में बौद्ध संगति आयोजन करवाकर बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, जहां बौद्धों की महायान शाखा का अंतिम स्वरूप तय हुआ था। सुनिए ध्यान से, आपको बौद्ध धर्म जब पढ़ाया था 4 संगतियां बताई थी मैंने कि बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई थी। पहली 483 बीसी में, हाँ जी, याद आया कुछ आपको? अजातशत्रु के टाइम पे, ठीक है जी, राजगृह में होती है ये। दूसरी वैशाली में होती है काला अशोक के टाइम पे। तीसरी आपकी अशोक के टाइम पे होती है। चौथी आपकी यहाँ पे कनिष्क के समय पे होती है, 1st AD में ही होती है ये। और
इसमें जो इसका अध्यक्ष बनता है वो कौन था, वसुमित्र था। तो कश्मीर के कुंडल वन में होती है। आपको ये ऑप्शनें सारी याद रखनी दिमाग में, चारों बौद्ध संगतियां आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। चौथी बौद्ध संगति कुषाण वंश के कनिष्क शासक के समय पे कश्मीर में हुई थी जी, कुंडल वन कश्मीर में, ठीक है, याद रखना इस बात को। ये मध्य एशिया के निवासी थे, ये भी मध्य एशिया से आए थे। ये मध्य एशिया से यूची कबीला 5 भागों में था। 5वें में से एक भाग था कुषाण, ठीक है जी। ये खुद यूची थे, मध्य एशिया के निवासी थे। ये मध्य एशिया यूची कबीला, ये यूची वही है जिन्होंने किसको भगाया था, किसको भगाया था भाई, शकों को भगाया था। अब ये खुद भाग के आ गए हैं, ठीक है जी। और 5 इनके ग्रुप थे, उसमें से एक ग्रुप कौन था, कुषाणों का था। कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के अनुदार्य नदी से लेकर गंगा के नदी के दरमियान था, ठीक है जी। इस चीज को याद रखना, जो मैप मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए, ये मध्य एशिया के अनुदार्य नदी से लेकर भारत की यहाँ पे गंगा नदी तक फैला हुआ था। इतना एरिया किसका था, कुषाणों का था। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, हाँ जी, कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कडफिसिस या कुडल कडफिसिस भी बोलते हैं। इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया था। इसके सिक्कों पे अंतिम यूनानी शासक हर्मियस की आकृति अंकित है, ठीक है जी। यूनान का एक शासक था हर्मियस, उसकी आकृति बनवाई इसने सिक्कों पर। और सिक्के कौन से चलाए, तांबे के। और इसने क्या किया, कुषाण वंश की स्थापना की थी। कुषाण लोग कौन थे, यूची कबीला था। यूची कबीला वही था जिसने मध्य एशिया से शकों को भगाया था। अब ये खुद भाग के आगे, 5 कबीले भागे थे वहां से यूची जाति के, और उसमें से एक कबीला कौन सा था, कुषाणों का था। इसने काबुल और कंधार को जीतकर महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। इस चीज को याद रखना, काबुल और कंधार को जीतकर कौन सी उपाधि, महाराज अधिराज की, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे कुषाण वंश का कुडल कडफिसिस, फीसस ये संस्थापक था, ठीक है जी। तांबे के सिक्के चलाए थे। हर्मिस नामक देवता यूनानी उसकी आकृति बनवाई थी। और इसने काबुल कंधार को जीतकर क्या किया था, महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। कितनी बातें, कुषाण वंश का संस्थापक था, ठीक है जी। कौन, कुडल कडफिसिस। इसने तांबे के सिक्के चलाए थे, ठीक है जी। और हर्मियस देवता, यूनानी देवता की पिक्चर बनवाई थी उसके ऊपर। इसने काबुल और कंधार को जीतकर क्या किया था, महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद विम कडफिसिस ये आ गया। अगला शासक विम कडफिसिस बनता है, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है जी। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एक वास्तविक का कुछ बातों में डिफ्रेंशिएट रहता है कि चलो स्थापना करती, लेकिन उसका विस्तार नहीं किया, उसको उठाया नहीं, उसका विकास नहीं किया, ठीक है जी। तो इस तरह से वास्तविक हम किसको मानते हैं, विम कडफिसिस को। यह शैव धर्म को मानता था, किसको, शिव धर्म को, यानी कि भगवान शिव को मानता था। इसकी उपाधि सर्वलोकेश्वर और महेश्वर थी। उपाधि भी थोड़ा थोड़ा कोरिलेट कर पाओ, शिव धर्म के महेश्वर और सर्वलोकेश्वर। इससे पहले, इसके बाद जो कनिष्क को पढ़ेंगे उससे पहले आपने इन 2 के बारे में तो याद रखना ही रखना है। कुषाण कौन थे, यूची जाति था, 5 भागों में भागा था, मध्य एशिया से ये आए थे, ठीक है जी। एरिया कौन सा है, मध्य एशिया की जो नदी है, अनुदार्य नदी से लेके गंगा नदी तक, हमारे यहाँ इतना एरिया इन्होंने कवर किया हुआ था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, कुषाण वंश। कुषाण वंश का कनिष्क के बारे में पढ़ लेते हैं, सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, कनिष्क था। इसने 78 से लेके 105 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इसी अवसर पे शक संवत प्रारंभ किया। बेचारे ने शुरू तो इसने किया था, यहाँ पे होना चाहिए था कुषाण संवत या फिर कनिष्क संवत होना चाहिए था, ठीक है, कुछ शक पड़ गया इसका। इसने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी मंदूस को बनाया, ठीक है जी। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, यहाँ के दार्शनिक अश्व घोष को अपने साथ ले गया। अब ये बताइए इसका इलाका कौन सा है, कुषाणों का ये वाला था पेशावर इसकी राजधानी,
और मंदोस इसकी, और इसने क्या किया, किस पे आक्रमण कर दिया, यहाँ पर मगध पे, ठीक है जी, पाटलिपुत्र पे आक्रमण कर दिया इसने, और यहाँ से क्या उठा के ले गया, महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र उठा के ले गया और अशव घोष को अपने साथ ले गया। ठीक है, अशव घोष वही है जिसने बुद्ध चरित्र की पुस्तक की रचना की थी। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं भी, आप याद रखना। पाशर्व के कहने पर कनिष्क ने प्रथम सदी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। मैंने आपको बता ही दिया ये बात तो, लेकिन किसके कहने पे, पाशर्व के कहने पर। आगे है, कनिष्क के दरबार में पाशर्व क्युमित्र, अशव घोष, नागार्जुन, चरक नामक विद्वान थे। ठीक है जी, चरक संहिता चरक के द्वारा, ये आपको बातें याद रखनी होंगी। अच्छा एक बात बताओ, अभी से यहां से आप स्टार्ट कर दो कि किसके दरबार में कौन कौन व्यक्ति थे और वो क्या करते थे, उनकी पुस्तकों के नाम क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं भाई। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत कौन थे, उनके समय पे विदेशी कौन कौन यहाँ पे यात्रा करने आए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछेंगे हर्षवर्धन के दरबार में कौन कौन था, आपको ये बातें पता होनी चाहिए, आपको याद रखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अशव घोष ने बुद्ध चरित्र लिखा, को क्या लिखा, बुद्ध चरित्र लिखा। चरक ने चरक संहिता लिखा, और ये क्या थे, वैद्य थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा की, अंत इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि नागार्जुन को क्या बोलते हैं, भारत का आइंस्टीन बोलते हैं। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को से संबंधित था। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म में हीनयान तथा महायान में बंट गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिखाई दे रहा है। कनिष्क महायान को मानता था। अब यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, कनिष्क महायान को मानता था। ठीक है जी, कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था, और कौन सी शाखा को, महायान शाखा को। महायान शाखा अपनानी इनके लिए इजी थी, ताकि ये युद्ध वगैरह भी कर सके, मतलब कि मांस वगैरह भी खा सकें, और मतलब इनके राजशाही जो हैं चीज़ें वो छोड़े ना, क्योंकि बौद्ध धर्म में तो फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा, संसारिक चीज़ों को त्याग करना पड़ता है। लेकिन जो महायान शाखा थी इसकी, वो ईजी थी। ठीक है जी, वो क्या थी, ईजी है इनके लिए अपनाना। महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा सरल थी। इसमें भिक्षुओं सोने के आभूषण धारण कर सकते तथा मांस खा सकते, जो मैंने आपको बात बताई। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए। इन्हें सोना का प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के बीच अतलाई पहाड़ियों से होता था। कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होते थे। देखो, सोने के सिक्के तो पहले भी चलते थे, इंडो ग्रीक ने उसके ऊपर लिख के चलाना शुरू कर दिया था, और ज्यादा किसने चलाए थे, इन्होंने शुद्ध चलाए, शुद्ध चलाए इन्होंने सोने के सिक्के, और सर्वाधिक सबसे ज्यादा गुप्त काल में बढ़ेंगे हम। ठीक है जी, और शुद्ध किसने चलाए, इन्होंने चलाए थे। और मतलब इनको सोने की प्राप्ति कहां से होती थी, हिंदू कुश पर्वत के पास अतलाई की पहाड़ियों से। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलिप्ति बंदरगाह तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपारा बंदरगाह प्रमुख थे। मतलब कहने का कि जो ये व्यापार करते थे समुद्री रास्ते से, मतलब कि इनका जो व्यापार था समुद्री रास्ते से होता था। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलिप्ति, बंगाल का ताम्रलिप्ति बंदरगाह, और यहाँ पे जो महाराष्ट्र के पास सोपारा बंदरगाह, सोपारा, ये क्या थी, फेमस बंदरगाहें थी। यहाँ से ये अपना व्यापार करते थे दूसरे देशों के साथ में। तो और ऊपर ये बंगाल वाली ताम्रलिपि है, इसको याद रख लेना। चीन के हुन राजवंश के सेनापति पान चाओ ने कनिष्क को युद्ध में पराजित किया था। कनिष्क किससे हारा था, चीन के एक शासक से ये हारा भी था। हान या बोलेंगे इसको हान शासक से, हान राजवंश से। आगे देखते हैं, कनिष्क के उत्तराधिकारी वासिसिक
होविशिक कनिष्क द्वितीय, वासुदेव कनिष्क तृतीय, ठीक है जी, ये थे इसके उत्तराधिकारी जो कनिष्क के बाद बने। लेकिन इससे पहले, कनिष्क से पहले हमने कितने क्या पढ़े, कुडल कडफिसिस, विम कडफिसिस पढ़ा, फिर हमने कनिष्क के बारे में पढ़ा। लेकिन जो उसके उत्तराधिकारी इतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कहते कनिष्क के अभिलेख कौन कौन से, सारनाथ अभिलेख, सुई बिहार अभिलेख, रबातक अभिलेख। रेशम मार्ग की चर्चा करते हैं। रेशम मार्ग यह है चीन व्यापार को यूरोप, फारस तथा मध्य एशिया से जोड़ता था। अब सुनो ध्यान से, रेशम मार्ग क्या था, ये भारत का मान लो जम्मू कश्मीर है, यहाँ से चीन का एक जो मार्ग था उसे रेशम मार्ग बोलते, क्योंकि चीन था रेशमी कपड़े का, रेशम का उत्पादन चीन करता था, नंबर 1 पे यही था। यहाँ से ये अपना क्या करता था, भेजता था दूसरे कंट्रीज के अंदर। और आपको ये पता है कनिष्क की जो राजधानी पेशावर यहाँ पे पड़ती थी। तो अब हुआ क्या, इसको लगा, इसने क्या किया, इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। इस मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से गुजरता था, मतलब ये इंडिया का भाग है और हिंद महासागर यहाँ से गुजरता था, ठीक है जी। जबकि उत्तरी भाग कश्मीर तथा हिंदू कुश पर्वत पार करके गुजरात गुजरता था, ठीक है जी। हिंदू कुश पर्वत को पार करता हुआ यहाँ से कश्मीर की तरफ से जाता था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। कनिष्क कहता भी चीन तो यहाँ से अगर गुजारेगा ना, चीन के साथ तो हमारा वैसे भी 36 का आंकड़ा शुरुआत से ही रहा है, अगर यहाँ से गुजारेगा तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क कर होता था, जो उसके अर्थव्यवस्था का क्या लगता था भाई, अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता था, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। उसने वहाँ पे क्या कर लिया, चुंगी लगा दिया कि यहाँ से अगर तुम अपना रेशम पास करोगे ना तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा, वरना आपका माल हम क्या कर लेंगे, छीन लेंगे आपसे। इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। मतलब अगर आपसे पूछे कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है था, तो आप क्या बताओगे, वासुदेव था भाई, वासुदेव मिलते हैं। इस वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। जो गुप्ते हैं ना, गुप्ते हम पढ़ेंगे आगे, जो गुप्ते पढ़ने हैं वो इनके ही सामंत हुआ करते थे। किसके भाई, कुषाणों के। सामंत समझते हो ना, राजा अपने क्या है, अपने नीचे सामंत रखते थे। सामंत क्या करते थे, सामंत को राजा को समय समय पर सैनिक सुविधाएं प्रोवाइड करनी थी और लगान इकट्ठा करके देना होता था। और ये क्या करते थे, इनको बदले में जागीरें मिलती थी कि ये जागीर इतनी बड़ी तेरी है, यहाँ से तो मेरे को सैनिक व्यवस्था इकट्ठी करके दे और यहाँ से कर इकट्ठा करके देना काम तेरा है, ठीक है जी। तो ऐसा होता है सामंत। और यहीं के जो सामंत थे टाइम टू टाइम क्या करते थे, जब राजा को ये अयोग्य देखते थे तो राजा के ऊपर आक्रमण करके खुद राजा बन जाया करते थे। तो ऐसा ही हुआ था, गुप्त वंश में भी हुआ था। गुप्तों इनके सामंत हुआ करते थे गुप्त, जो आप श्रीगुप्त, घटोत्कच आप पढ़ोगे। श्रीगुप्त इनका सामंत था, उसने अपने आप को कभी राजा घोषित नहीं किया था, ना ही घटोत्कच ने जो उसका बेटा बनता है। हाँ, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त जो प्रथम बनता है वो अपने आप को राजा बनाता है, ठीक है जी। ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो इस तरह से आपको चीजों को ध्यान में रखना है। इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। अज्ञात की रचना पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी से यह जानकारी निकलती है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार रोम से था। मतलब कि इसका सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ हुआ करता था, रोम के साथ। इटली की जो राजधानी रोम है उस इलाके में, तब तो ये पूरा का पूरा रोम साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य वहां पे हुआ करता था, ठीक है जी। आगे बढ़े। हाँ जी, कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। इसी के समय अरब नाविक हिप्पालस ने मानसून की खोज की थी। ये बात को ध्यान में रख लेना जी, नाशपाती की खेती हमारे यहाँ पे नहीं होती थी, ठीक है जी। ये लेकर आए थे कुषाण वाले। अच्छा, मध्य एशिया से संपर्क के प्रभाव, मतलब कि इंडो ग्रीक मध्य एशिया से, ठीक है जी। और शक इंडो ग्रीक मतलब मध्य एशिया से आए। पल्लव ये भी इंडो मतलब कि मध्य एशिया से आए। कुषाण भी कहाँ से आए, मध्य एशिया से। तो अगर ये भारत में आए, हमारी लोगों के साथ इनका मेलजोल हुआ, हमारे यहाँ पे राजधानियों पे इन पे कब्जा करके ये बैठे, तो इनका हम पे प्रभाव क्या पड़ा। स्थापत्य कला और काव्य कला में उन्नति हुई, ये देख लीजिए।
इनके पास बेहतर घोड़सवार सेना थी, ठीक है जी। वे स्वयं को भारत का अभिन्न अंग मानते थे, ठीक है जी। सरकार की क्षत्रप पद्धतिका विकसित हुई, ठीक है। सरकार कितनी आएगी। इन्होंने सैन्य प्रशासक नियुक्ति किए जिन्हें स्टेटोगोरस कहते हैं। सैन्य प्रशासनिक यानी कि जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्टेट्रीगोस कहते थे। बौद्ध धर्म की महायान शैली का विकास बौद्ध धर्म को गंधार और मथुरा शैली के साथ होता है। मतलब कि बौद्ध धर्म का विकास करते हैं। गंधार और मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती हैं। गंधार में काले रंग की, मथुरा में लाल रंग की, ठीक है जी। मथुरा ये शैलियाँ हैं जी बनाने की। आगे बढ़े, चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में।